हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल राइट्स विद डिटेल्ड आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटमेंट सेकंड सेज right to property is a fundamental right in the Indian constitution and statement third says fundamental rights are given in part third of the Indian constitution। इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें चूज करना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड सही है, जो सेकंड है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड गलत क्यों, हम देखते हैं इसके डिटेल आंसर में। सो एज यू नो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन इन पार्ट थर्ड एंड दी और 6 कैटेगरीज जो है फंडामेंटल राइट्स की वो है द राइट टू इक्वलिटी, द राइट टू फ्रीडम, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इस वजह से जो दोनों स्टेटमेंट्स है फर्स्ट एंड थर्ड वो सही है, बिकॉज हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 कैटेगरीज दी गई हैं एंड जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट थर्ड में दिए गए हैं। इस वजह से फर्स्ट एंड थर्ड सही है, बट जो सेकंड है वो गलत है। इसलिए गलत है बिकॉज दी 44th यहाँ पे दी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44th जो अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1978, उसने रिमूव कर दिया द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एडेड अ न्यू प्रोविजन आर्टिकल 300A फॉर राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी वो भी फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, क्योंकि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1978 में, उस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस वजह से अभी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द इवेंट ऑफ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी पिटिशन। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को में अप्रोच कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्सबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32, जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट इशू करता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका हम डिटेल्ड आंसर देखते हैं। सो an individual can directly seek the Supreme Court under Article 32 in the case of a violation of fundamental rights। इस वजह से यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आर्टिकल 32। लेकिन अगर हम यही बात करें कि किस आर्टिकल के तहत जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट इशू कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर उनका वायलेशन होता है तो इस केस में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 226। अगर हम बात करें रिट इशू करने की बाय द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो आर्टिकल 32 आता है। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की तो उसमें आता है आर्टिकल 226। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स की बात आती है तो आर्टिकल 226, जिसके तहत रिट्स इशू की जाती हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछता है which of the following statements is are correct। Statement first says only aggrieved party can file a petition in case of violation of fundamental rights, and statement second says fundamental rights are considered vital to ensure the dignity of human beings, and statement third says constitution guarantees freedom of speech and expression as a fundamental right। So, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड है ये सही है, बट जो फर्स्ट है वो गलत है। इस वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट है वो गलत इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कहा गया है कि ओनली अग्रीड पार्टी कैन फाइल अ पिटिशन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अग्रीड पार्टी मींस जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो विक्टिम्स हैं, जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उन्हें यहाँ पे अग्रीड पार्टी कहा गया है। स्टेटमेंट कहता है कि सिर्फ वही लोग जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सिर्फ वही लोग अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जबकि ये गलत है बिकॉज एक कॉन्सेप्ट आता है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जो कहता है कि कोई व्यक्ति फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर कोई व्यक्ति पिटिशन फाइल कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अग्रीड पार्टी। इस वजह से जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है एंड जो सेकंड एंड थर्ड है वो सही है। सेकंड बिल्कुल सही है स्टेटमेंट एंड जो थर्ड है वो भी सही है बिकॉज जो आर्टिकल 19 है जो बात करता है राइट टू फ्रीडम की,
उसके अंतर्गत जो 6 फ्रीडम्स दी गई हैं हमें, उनमें से एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि गारंटीड है एज पर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड सही है, पर जो फर्स्ट है वो गलत है। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछता है द राइट टू इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गिवन इन विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 15। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 of the Indian Constitution guarantees equal opportunity to all citizens in matters related to public employment। इस वजह से जो इसमें ऑप्शन बी है वो सही है, आर्टिकल 16। अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज all fundamental rights are suspended in case of a national emergency, and statement second says only Supreme Court has the power to amend fundamental rights। इस स्टेटमेंट में दोनों ही जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और ये इनकरेक्ट क्यों है इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड नहीं होते हैं। जो हमारे राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो हमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा हमारे जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो इन्फोर्समेंट है वो भी सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते इवन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस वजह से सारे राइट्स कैंसिल नहीं होते, सारे राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं, एंड दैट इज रीजन वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। जो हमारा आर्टिकल 20 है जो बात करता है अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, एंड जो आर्टिकल 21 है जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों आर्टिकल्स सस्पेंड नहीं होते हैं इवन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस वजह से जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ये बात करता है सारे ही फंडामेंटल राइट्स की, एंड जो सेकंड है वो इसलिए गलत है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो ये चेक करने की कि वो उनका जो स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। अगर कुछ भी अमेंड किया जाता है तो वो कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो रहा है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अगर हम अमेंड करने की बात करें तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। इस वजह से इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछता है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑप्शन ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी एंड ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 बात करता है अबाउट राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी। Article 14 of the Indian Constitution reads as the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India। इस वजह से जो राइट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। Statement second says untouchability is abolished in India and its practice in any form is forbidden under Article 17 of the Indian Constitution। So जो Article 15 है वो किसी भी तरह के भेदभाव on the grounds, जो 5 grounds दिए गए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने पर रोक लगाता है आर्टिकल 15, एंड जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, इसलिए जो आर्टिकल जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका राइट आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए आर्टिकल 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 16। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 19। इसके अंतर्गत आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस वजह से इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19।
आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9 आस्क्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स मेड द राइट टू एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनमें से किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया? ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 और ऑप्शन डी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 86th अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 का था, उसके तहत राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है और आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी भी होती है। सो ऑन December 12, 2002, the President of India assented to the Constitution 86th Amendment Act 2002, which made education a fundamental right under Article 21A for those between the ages of 6 and 14। इस वजह से जिसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर चॉइस है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसी के तहत ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A एज अ फंडामेंटल राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछता है आर्टिकल 19 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फ्रीडम्स इन द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 लिबर्टीज दी गई हैं। और स्टेटमेंट सेकंड सेज freedom granted under article 19 are available to both Indians and foreign nationals। ये जो स्टेटमेंट ये गलत है, बिकॉज जो फ्रीडम्स दी गई है अंडर आर्टिकल 19 वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, ना कि फॉरेन नेशनल्स को। इस वजह से इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस वजह से इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। इसका हम एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिटेल। So Article 19 of the Indian Constitution guarantees 6 freedoms in the nature of fundamental rights which are available only to citizens of India। इस वजह से जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है और ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11। ये पूछता है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या होता है? किसी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए उसे 2 बार पनिशमेंट देना, उसे डबल जियोपार्डी कहते हैं। और इससे कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 24 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 29। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 20 which provides protection from conviction for offences related to double jeopardy। So Article 20 of the Indian Constitution provides protection in respect of conviction for offences and Article 22 जो है उसका वो रूल उसके अंतर्गत आते हैं which contains the rule against double jeopardy which says that no person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once। इस वजह से जो ऑप्शन बी है आर्टिकल 20 ये सही है। अब डिस्कस करते हैं सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? किसी व्यक्ति को फ्यूचर में कोई क्राइम करने से रोकने के लिए उसका जो अरेस्ट किया जाता है, जो डिटेंशन होता है, उसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम। और इसमें कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है विद प्रिवेंटिव डिटेंशन? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 29, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 22। ये बात करता है अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with preventive detention which is a type of custody that is justified for non-punitive grounds, most commonly Twitter future criminal conduct। किसी व्यक्ति को फ्यूचर में कोई क्राइम करने से रोकने के लिए जो डिटेंशन होता है उसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं और इसके बारे में आर्टिकल 22 में बात की गई है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड आई होप दिस विल हेल्प यू enhance your preparation for competitive exams, and thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.